Students, we are going to continue our topic that is human male reproductive system. अपनी लास्ट वीडियो में हमने इसका जो स्क्रॉटम का पोर्शन था वही डिस्कस करा था. आज हम इसके अगले पोर्शंस डिस्कस करेंगे. तो अब हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में, राइट. तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करा हुआ दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. क्लियर. तो हम स्टार्ट करेंगे अब इसका सेकेंड जो है पार्ट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. हमने बोला था हम पढ़ेंगे स्क्रॉटम, टेस्टिस, एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पैनिस एंड मेल रिप्रोडक्टिव मेल एसेसरी ग्लैंड्स. तो उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टिस. बेटा टेस्टिस दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि मेन सेक्स ऑर्गन्स हैं. आपको याद होगा मैंने बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं गेमीट बनाने में. अगर मैं इसके शेप की डिस्कशन करूँ तो इनकी जो शेप है दैट इज़ ओवल एंड लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ होती है दैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर. और मैंने लास्ट टाइम आपको एक डिसऑर्डर बताया था क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म. क्रिप्ट मतलब हिडन, क्रिप्ट का मतलब बेटा क्या होता है, हिडन. सो हिडन टेस्टिस ये कैसे बेटा, नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग 7th month ऑफ प्रेगनेंसी मेल फीटस जो होता है उसकी जो टेस्टिस होती हैं दे टेंड टू गेट डिसेंड इनटू स्क्रॉटम through the inguinal canal. But if the testes fail to descend into scrotum and this failure is due to low testosterone, right? तो इसके कारण टेस्टिस जो हैं दे फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म. स्टूडेंट्स जो क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म कंडीशन होती है ना हिडन टेस्टिस, ये जो कंडीशन होती है ये इसके कारण जो इंडिविजुअल होगा दैट इज़ नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस गेमीट्स. तो इसके लिए एक माइनर सी सर्जरी होती है, राइट. तो चाइल्डहुड में माइनर सर्जरी करवा कर इसको टेस्टिस को डिसेंड करा दिया जाता है इन द स्क्रॉटम. क्लियर. नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की, राइट. तो मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखी हुई है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. बेटा देखो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे इसकी शेप, इसका साइज़ डिस्कस कर रहे थे. नाउ अब हम बात करें टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की. बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो टेस्टिस है दैट इज़ कवर्ड बाय 3 coats. 3 coats होती हैं, राइट. दिस आउटर मोस्ट दिस वन बेटा दिस इज़ नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस, राइट. एंड दिस वन ये वाली दिस इज़ नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट. दिस इज़ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. वेयर एज अ थर्ड वन ये जो है दिस वन दिस डॉटेड ये वाली दिस इज़ नोन एज ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा. तो जो सबसे आउटर मोस्ट होगी दैट इज़ ट्यूनिका वेजिनालिस, राइट. जो बेटा ट्यूनिका वेजिनालिस होती है क्योंकि वो आउटर मोस्ट है बेटा दिस इज़ कवर्ड दिस इज़ हैविंग पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, राइट. इट कवर्स अ होल ऑफ द टेस्टिस, पूरी टेस्टिस को कवर करती है एक्सेप्ट इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर. पिछली साइड पे पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये कवर नहीं करती बेटा. वो रीजन बेटा एक्चुअली वहाँ से जो टेस्टिकुलर वेसल्स हैं, नर्व्स हैं वो एंटर करती हैं टेस्टिस में, तो वहाँ पे वो कवर नहीं करेगी. एंटीरियर सरफेस पे तो कवर करेगी लेकिन पोस्टीरियर सरफेस पे, राइट, वो कवर नहीं कर पाएगी बिकॉज वहीं से ही नर्व्स और वेसल्स ने एंटर करना होता है. नेक्स्ट इज़ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है दैट इज़ डेंस वाइट फाइब्रस कॉट होता है, राइट. यानी कि दिस इज़ फाइब्रस टिश्यू कवरिंग द टेस्टिस ऑल द अराउंड, पूरी टेस्टिस को कवर करेगा. दिस इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कोट and it covers the testes over all around हम कह सकते हैं, राइट. और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है बेटा, जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है किसका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का, ये वहाँ पे तो बेटा पोस्टीरियर बॉर्डर पे एब्सेंट ही थी वो, लेकिन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, राइट बेटा, वो थिक हो जाता है काफ़ी और एक तरह का वर्टिकल सेप्टम, लंबा ऐसे सेप्टम बनाता है. उस सेप्टम को हम बोलते हैं मीडियस्टीनम टेस्टिस. क्या बोलते हैं उसको? सो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ नीचे,
राइट, कि द posterior border of tunica albuginea is thickened to form vertical septum, and this vertical septum is known as mediastinum testis, राइट। तो ये थी हमारे पास 2 लेयर्स की डिस्कशन। अब हम बात करेंगे ट्यूनिका वैस्कुलोसा की। बेटा ट्यूनिका वैस्कुलोसा ये देखो, दिस वन, ट्यूनिका वैस्कुलोसा इज़ द इनर मोस्ट वैस्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिस, यानी कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर। सो दिस इज़ द इनर मोस्ट वैस्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिस दैट लाइन्स द, सी ये किसकी लाइनिंग कर रही है ये बेटा, ये अंदर वाले कंपार्टमेंट्स देख रहे हो आप, ये वाले, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। बेटा इनको लाइन करती हैं, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स की लाइनिंग करती है। क्लियर? तो हम बात करें तीनों लेयर्स की। ये तीनों लेयर्स जो हैं आप देख ही रहे हो। आउटर लेयर is tunica vaginalis, fibrous covering is tunica albuginea, whereas tunica vasculosa is having the network of blood capillaries. That's why it is vascular and it is supported by connective tissue, right? और अंदर उसके बाद हम बात करेंगे, ये सारी डिस्कशन होने के बाद अब हमने फर्स्ट अभी क्या डिस्कस करें अभी इसके कोट्स। सो फर्स्ट हमने जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में डिस्कस करें वो है इसकी कवरिंग्स। सो कवरिंग्स ऑफ द टेस्टिस हमने डिस्कस करी हैं, राइट। अब हम बात करेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स की। सो सेकेंड पोर्शन इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। बेटा टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स क्या है? ये वाले कंपार्टमेंट्स को कहा गया है। सी ये देखो, ये कंपार्टमेंट्स आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये अबाउट होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, राइट। और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर आपको ये ट्यूब्स दिख रही होंगी। बेटा ये जो ट्यूब्स हैं, दीज आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सो दीज आर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सो देयर आर about 250 compartments and each compartment contains seminiferous tubules, right? तो अब हम थर्ड पोर्शन किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, राइट। सो थर्ड इज, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने थे? 250 अबाउट, राइट। तो नेक्स्ट पोर्शन इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो अंदर कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स थी ना, दे आर एक्चुअली 2 to 3 seminiferous tubules and they are highly coiled, right? So they are 2 to 3 seminiferous tubules inside the testicular lobules and they are highly coiled, right? और जो वॉल होती है, बेटा देखो अगर ये हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, राइट, तो सेमनीफेरस की ट्यूब्यूल की वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम। आपने +1 में डिस्कस करा होगा इसके बारे में कि वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या वॉल ऑफ ओवरी को भी अगर हम जब वहाँ पे डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पे भी उसको जर्मिनल एपिथेलियम ही बोलेंगे। सो वॉल ऑफ seminiferous tubule is given a special name and that name is known as germinal epithelium because germinal epithelium जो है that will able to produce the germ cells, right? So these जो ये जो germinal epithelium होती है वो कैसी होती है बेटा? ये होती है cuboidal epithelium, right? ये आपने पढ़ा हुआ पहले cuboidal epithelium, yes, cuboidal epithelium, क्यूब लाइक सेल्स होंगे, राइट। सो जिनकी विड्थ और लेंथ सेम होगी, राइट। तो ये जो सेल्स होंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स, बेटा उनको हम एक्चुअली मेल जर्म सेल्स भी कह सकते हैं, मेल जर्म सेल्स,
राइट। तो देखो अगर ये वॉल है तो वॉल में मेल जर्म सेल्स हैं, लेकिन मेल जर्म सेल्स के बीच में एक और तरह के सेल्स हैं, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, और इसका एक और नाम होता है सस्टेंटाकुलर सेल्स। सस्टेंटाकुलर सेल्स, राइट। सो दे सपोर्ट द सराउंडिंग जर्म सेल्स। इनका काम होता है सराउंडिंग जर्म सेल को सपोर्ट करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्मेटिड्स को। बेटा जो सर्टोली नेम है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एनरिचो सर्टोली। क्लियर। तो मैं अगर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन ड्रॉ करके दिखाऊं तो इट बी लाइक दिस। सी, ये देखो, आपको पता है बेसमेंट एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, राइट। दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब मैं एपिथेलियम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी। तो ये देखो, अभी ये देखो, ये जर्मिनल एपिथेलियम का सेल जिसको हम मेल जर्म सेल बोलेंगे, ये भी अभी मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ। और बीच में बड़ा सा ये सर्टोली सेल, राइट। ये भी अभी जर्म सेल और ये भी जर्म सेल, और ये है सर्टोली सेल। क्लियर। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, ये मैंने आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाई है। क्लियर। सो दिस इज़ जर्मिनल एपिथेलियम। ये देखो, ये रहा जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर। बेटा जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो आगे क्या बनाएगी, वो आगे बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स बाय माइटोसिस गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनियम, राइट। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम। तो ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, बेटा ये भी अब आगे पढ़ोगे कि ग्रोथ फेज के टाइम पे क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, वो क्या बनाता है, स्पर्मेटोगोनियम, राइट। वही स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या बनाएगा ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, क्या बनाएगा, प्राइमरी, ये देखो मैंने बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। ये रहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मैंने अभी आपको सारा करवाना है, अभी आगे आएगा। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, अब मियोसिस करेगा, और मियोसिस रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, राइट। तो मियोसिस के बाद, पहले मियोसिस 1 हुई अगर, तो कितने सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स, है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अब इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, n। पहले इसका क्या था, 2n, इसका भी क्या था, 2n था। अब ये क्या करेंगे, मियोसिस 2। तो अब ये क्या बनाएंगे, यस, अब ये बनाएंगे स्पर्मेटिड। ये देखो मैंने अभी चारों बना दिए यहाँ पे। हालांकि डायग्राम में अगर मैं ये सभी ना भी दिखाऊँ, एक एक भी दिखाऊँ तो भी सफिशेंट होगा, राइट। तो ये हमें क्या बना दिए, स्पर्मेटिड बना दिए। और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, स्पर्मेटिड्स कहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, स्पर्मेटिड न्यूट्रिशन लेंगे फ्रॉम द सर्टोली सेल। ये देखो यहाँ से न्यूट्रिशन लेके ये बड़े हो जाएंगे एंड दे बिकम द स्पर्म्स। तो मैंने तो अभी यहाँ पे 5 दिखा दिए, चाहे मैं 4 दिखा सकती थी क्योंकि मैंने सिर्फ एक का दिखाया यहाँ पे, राइट। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम बाय माइटोसिस विल प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनियम, and spermatogonium produces primary spermatocyte, primary spermatocyte produces secondary spermatocyte, and secondary spermatocyte by meiosis 2 will give rise to spermatids, and spermatids will form sperms, right। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आपको। और बेटा जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, वो रिलीज़ करते हैं, यही सर्टोली सेल्स को सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं, वो रिलीज़ करते हैं ABP। व्हाट इज़ दिस ABP? ABP इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बेटा एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन इज़ अ मेल हार्मोन, और जो एंड्रोजन होता है उसका प्रिंसिपल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, राइट। ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ABP का काम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट करना टेस्टोस्टेरोन को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो सके,
राइट। इसके साथ साथ सर्टोली सेल्स रिलीज़ करते हैं इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन, बेटा इनहिबिन का मतलब रोकना। तो सर्टोली सेल्स बेटा इवन दे आर इन्वॉल्व इन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकने का काम भी यही करेंगे, राइट। तो अगर बन गए हैं उसके बाद फीडबैक कि अब बन चुके हैं अब और नहीं बनाने, तो भी इनहिबिन हार्मोन कौन रिलीज़ करेगा? सर्टोली सेल्स रिलीज़ करेंगे, राइट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अब डायग्राम, ये देखो ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल हमने डिस्कस करी है अभी, उसकी वॉल जस्ट कि उसकी वॉल कैसी होएगी। उसकी वॉल को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, राइट। उसमें सर्टोली सेल्स थे और उसमें मेल जर्म सेल्स थे, याद है ना, अभी मैंने डिस्कस करा था। अब इमेजिन करो अगर मैं इसको ऐसे सेक्शन को कट कर दूं इस तरह से, पूरे सेक्शन को, तो बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े होते हैं, यहाँ पे उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स। अब हम उन्हीं की डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फोर्थ इज इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स, लेडिग्स सेल्स। क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने सपोज सेक्शन कट करा किसका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, राइट। तो देखो मुझे एक तो पूरा व्यू नज़र आ रहा है ये, क्योंकि देखो अगर मैं टीएस काटूंगी तो मुझे राउंड नज़र आएगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बाकी मैं हाफ दिखा देती हूँ, राइट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि हाईली कॉइल्ड होती है ना ये मुड़ी हुई काफ़ी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड होंगी। जब मैं उसको कट लगाऊंगी इट कुड भी एक सेक्शन मैंने पूरा दिखा दिया, बाकी ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या है बीच में? बट ये खाली जगह जहाँ पे लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये मैंने बना दिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये देखो ये सर्टोली सेल, ये अगेन क्यूबॉइडल एपिथेलियम सारा, फिर ये सर्टोली सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सर्टोली सेल अगेन, और ये सर्टोली सेल, राइट। और बीच में मैं ऐसे स्पर्म्स दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है ना कि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं? यस, वो नरिशमेंट लेंगे फ्रॉम द, तो बीच में ऐसे सारे स्पर्म्स, राइट। यहाँ पे वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, ये स्ट्रक्चर्स होंगी। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। क्लियर। मैं सारा सेक्शन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ अभी ये। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं हमारे पास, दीज, ये वाले बेटा, दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स, राइट। ये क्या है? ये पूरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर। तो बेटा पहली बात तो इसको लेडिग सेल क्यों कहा गया है? बिकॉज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फ्रेंज वॉन लेडिग, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज फ्रेंज वॉन लेडिग, उसके नेम से है। इंटरस्टिशियल क्योंकि बिकॉज ये इंटरस्टिशियल में प्रेजेंट है, बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट। एंड बेटा जो इनका काम है वो क्या काम है? इनका एक मेन काम ये है कि दे विल प्रोड्यूस, very very important, they will produce testosterone hormone, right, they will produce testosterone. clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब हम डायग्राम की तरफ फिर से चलते हैं। देखो अब देखो, अब ध्यान से एक चीज़ देखो, ये सारी की सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पे इंटरस्टिशियम में कौन से सेल्स होंगे? लेडिग सेल्स होंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ तक ये हमारा लेयर्स भी हो गई, लोब्यूल्स भी हो गए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी हो गई। अब आप एक चीज़ नोट करो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक एंड से तो बंद हैं और एक एंड पे ये ओपन है। देखो अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है तो उसको हम टर्म यूज़ करते हैं ब्लाइंड।
सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स आर ब्लाइंड एट वन एंड, एक एंड पे बंद है, एक एंड पे ओपन है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये दिस वन, दिस इज़ नोन एज रैटे टेस्टीज। क्या बोलेंगे इसको हम? रैटे। रैटे इज़ फॉर रेटिकुलम, सो दिस इज़ रैटे टेस्टीज। क्लियर? तो ये जो एनास्टोमोजिंग मतलब ऐसे गुंजलदार सा जो नेटवर्क बन रहा है उसको हम बोलते हैं एनास्टोमोजिंग नेटवर्क। तो हर एक लॉब्यूल में 1 से 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल थी, राइट। ये ज्वाइन कर गई देखो अपने टिप्स पे, राइट। ज्वाइन करके ये क्या बना दी बेटा इन्होंने? दे फॉर्म द रैटे टेस्टीज। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं रैटे टेस्टीज, और इसको रेटिकुलम भी बोल सकते हैं, रेटिकुलम बिकॉज इट फॉर्म कंप्लीट रेटिकुलम, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर? और ये जो इसकी ट्यूब्यूल यहाँ पे ओपन हो रही है, ये देखो जैसे ये ट्यूब यहाँ पे ओपन हो रही है, ये ट्यूब हो रही है यहाँ पे ओपन, राइट। ये ट्यूब यहाँ पे ओपन, तो इस ट्यूब को हम क्या कह सकते हैं? इस ट्यूब को हम बोल सकते हैं ट्यूबली रेक्टी, ट्यूबली रेक्टी, राइट। सो ट्यूबली रेक्टी इज अ टर्म गिवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ रैटे टेस्टीज। और ये कैसे बना है रैटे टेस्टीज? ये रैटे टेस्टीज बना है कैसे? विद द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो सारी की सारी सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स दे आर ब्लाइंड एट वन एंड एंड ऑन द अदर एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क, एनास्टोमोजिंग नेटवर्क, राइट। अब आप एक चीज़ और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको ये रैटे टेस्टीज से ये जो फाइन डक्ट्यूल्स निकली हुई नज़र आ रही हैं ये, राइट, इसको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंशिया। सो दीज फाइन डक्ट्यूल्स दे आर नोन एज वासा एफ्रेंशिया। ये जो है देखो इसका काम क्या है? इसका काम है कनेक्ट करना, किसको? रैटे टेस्टिस को कनेक्ट करना विद द एपिडिडमिस। यानी कि ये पोर्शन क्या होगा? ये वाला, दिस वन इज ये वाला, ये पूरा कंप्लीट, इसको हम बोलेंगे एपिडिडमिस, एपिडिडमिस। सो द मेन फंक्शन ऑफ रैटे टेस्टिस इज टू कनेक्ट, द मेन फंक्शन ऑफ वासा एफ्रेंशिया इज टू कनेक्ट रैटे टेस्टिस विद द एपिडिडमिस। और जो वासा एफ्रेंशिया होती है ना बेटा, इसमें हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं। कैसे कैसे? नॉन सिलिएटेड सेल्स यानी कि सिलिया के बिना वाले सेल्स, एंड कॉलुमनर सिलिएटेड सेल्स, कॉलुमनर सिलिएटेड सेल्स, राइट। बेटा जो कॉलुमनर सिलिएटेड सेल्स है ना, सिलिया का काम क्या होता है बेटा? इट स्टर्स, इट मिक्स द फ्लूइड, राइट। तो होमोजीनस अच्छे से एक तरह से एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर की फ्रॉम द फ्लूइड, बेटा जो टेस्टीज प्रोड्यूस करती हैं फ्लूइड टेस्टोस्टेरोन, बेटा उसमें से वाटर को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने के लिए, होमोजीनस एब्जॉर्ब करने के लिए जो सेल्स होंगे दैट आर कॉलुमनर सिलिएटेड सेल्स। क्लियर? हालांकि नॉन सिलिएटेड सेल्स भी हैं। तो बेसिकली इनका काम जो होगा, सिलिया वाले सेल्स का बेसिकली काम क्या होगा? टू स्टर द फ्लूइड, to stir the fluid so that water is absorbed properly। बेटा अगर यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जो स्पर्म्स एंटर करेंगे ना एपिडिडमिस में, बेटा वो हम कह सकेंगे वो इसके कारण स्टेरिलिटी होगी। सो इफ़ द फ्लूइड इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, द स्पर्म्स that enter the epididymis is not concentrated, it results in sterility, right। और बेटा इसके अलावा वासा एफ्रेंशिया के अराउंड बेटा स्मूथ मसल होती है। स्मूथ मसल है तो बेटा वी नो दैट स्मूथ मसल इज़ नॉट अंडर द विल, राइट। स्मूथ मसल प्रोपेल करेगी, जब मूव करेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, तो वो हेल्प करेगी स्पर्म को प्रोपेल कराने में। प्रोपेल मतलब उसको धकेलने में। सो वासा एफ्रेंशिया हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन स्टरिंग द फ्लूइड, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोपेलिंग, तो स्पर्म को प्रोपेल करवाने में भी हेल्प करेगी।
राइट, क्योंकि स्मूथ मसल होती है इसमें। तो अब मैं इसको समराइज़ कर रही हूँ कि रेटे टेस्टीज इट फ्यूज टू फॉर्म 10 to 20, यहाँ पे 10 to 20 इफरेंट डक्ट्यूल, उसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज वॉसा फ्रेंशिया और डक्ट्यूली एफ्रेंशीज भी बोलते हैं। दीज डक्ट्यूल्स दे कम आउट फ्रॉम द अपर डॉर्सल, देखो अपर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस से निकलती है, एंड ओपन इनटू कॉमन ट्यूब्यूल, राइट। और वो कॉमन ट्यूब्यूल बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडिमिस। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अभी इंटरस्टिशियल सेल्स के बाद एक तो हमने डिस्कस कर लिया रेटे टेस्टिस को, एक हमने डिस्कस कर लिया इसके 6th पार्ट दैट इज़ वासा एफ्रेंशिया, यानी कि अब हमने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कौन कौन से पोर्शन डिस्कस करने हैं हमने, दैट इज़ यस, एक तो हमने डिस्कस करना है स्क्रोटम डिस्कस कर लिया, टेस्टीज हो गए डिस्कस। अब हम थर्ड पोर्शन डिस्कस करेंगे, यानी कि सेकंड पोर्शन ख़त्म, अब हम थर्ड पोर्शन डिस्कस करेंगे दैट इज़ एपिडिडिमिस, राइट। चलो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एपिडिडिमिस, क्लियर बेटा। एपिडिडिमिस ये वाली स्ट्रक्चर है, ये epididymis is a mass of long, narrow, closely coiled tubule, right? And it lies on the inner side of testis. आप देख रहे हो टेस्टिस के इनर साइड पे प्रेजेंट है। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, इसकी लेंथ होती है अबाउट 6 मीटर्स, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी, बहुत हाईली कॉइल्ड होती है, राइट। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो है कैपेट। बेटा कैपेट वर्ड होता है हेड के लिए, यानी कि टॉप मोस्ट वाली, ये कैपेट, ये पूरी स्ट्रक्चर एपिडिडिमिस है। और ये वाला पोर्शन इज़ द बॉडी ऑफ एपिडिडिमिस, एंड दिस वन इज़ अ कॉडा वर्ड होता है फॉर टेल, राइट। तो 3 पार्ट, कैपेट एपिडिडिमिस, मिडल वाला हम बोल देते हैं उसको कॉर्पस एपिडिडिमिस, कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस एपिडिडिमिस, एंड द थर्ड वन इज़ नोन एज कॉडा। तो जो अपर हाईली कॉइल्ड है दैट इज़ कैपेट, उसको ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ग्लोबस मेजर, राइट। मिडल पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस, एरा कॉर्पस एपिडिडिमिस। बेसल लीस्ट कॉइल्ड होता है ये पोर्शन, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉडा एपिडिडिमिस और ग्लोबस माइनर, क्या बोलते हैं, और ग्लोबस माइनर, क्लियर। सो जो बेटा कॉडा एपिडिडिमिस होती है ना, ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाती है फ्रॉम द स्क्रोटल सैक, ये एब्डोमन में एंटर कर जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में, राइट। और ये किस में ओपन होती है, फिर देखो आप देख ही रहे हो ये स्ट्रक्चर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो ये क्या बना दिया अब इसने, वास डेफरेंस। क्या है ये, वास डेफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कॉडा एपिडिडिमिस एंटर्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द स्क्रोटल सैक इन द फॉर्म ऑफ वास डेफरेंस और डक्टस डेफरेंस, राइट। और जो टर्मिनल टिप वाला डायलेटेड पोर्शन होता है वास डेफरेंस का, उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, राइट। बेटा एपिडिडिमिस का काम क्या होता है, जो एपिडिडिमिस होती है बेटा उसका काम मेनली होता है दैट इट स्टोर्स स्पर्म्स। क्या काम होता है इसका एपिडिडिमिस का, दैट इट स्टोर्स द स्पर्म्स, राइट। बट इट स्टोर्स द स्पर्म्स टेम्परेरली, कितने टाइम तक, अबाउट 1 मंथ तक स्टोर कर सकती हैं। और इसी टाइम पे ही जो स्पर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्म्स मैच्योरेशन अटेन कर लेते हैं, राइट। और जो एपिडिडिमिस की वॉल है बेटा वो 2 चीज़ों की बनी होती है, एक होती है बेटा आउटर सर्कुलर मसल लेयर होती है, और इनर पे बस एपिथेलियम होता है, बस 2 ही चीज़ें होती हैं, अंदर एपिथेलियम होती है, बाहर सर्कुलर लेयर होती है, राइट। और जो वॉल ऑफ वास डेफरेंस होती है वो भी 2 लेयर्स की बनी होती है,
आउटर सर्कुलर मसल लेयर एंड इनर एपिथेलियम, यानी कि दोनों की सेम, राइट। और जो स्पर्म्स होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर आ जाएंगे, वास डेफरेंस में आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ जो वास डेफरेंस है वो पल्सेशन शो करती है। पल्सेशन मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, बिकॉज इट कंटेन्स अ मसल। क्लियर। तो एपिडिडमिस को मैं पूरा समराइज कर रही हूँ। इट्स अ मास ऑफ लॉन्ग नैरो ट्यूब, राइट। इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. It has 3 portions, that is the caput, corpus and the cauda. और यहाँ पे आके स्पर्म्स काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं कॉडा पे आके, बहुत कॉन्सेंट्रेट, कितने, अबाउट 5000 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर हम क्या बोल सकते हैं, राइट। तो जब बेटा कैपट से कहाँ पे आएंगे स्पर्म्स, पहले कॉर्पस में, कॉर्पस से आएंगे कॉडा में, और कॉडा पे आके ये टेम्परेली स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो स्पर्म्स एंटर करते हैं ना कॉडा में, वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट कैसे बेटा, वो भी मैच्योर नहीं होते, वो ना तो अभी स्विम कर सकते हैं, ना वो फर्टिलाइज़ कर सकते हैं ओवम को। बट जैसे ही वे कॉडा से निकलते हैं, क्योंकि एपिडिडमिस में मेनली स्पर्म स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉडा से निकलते हैं वास डेफरेंस में पहुंचते हैं, नाउ दे अटेन प्रॉपर मैच्योरिटी, राइट। So epididymis is basically to store and to attain the maturity of sperms here, right? तो यहाँ पे हमारा epididymis वाला portion done, right? And the fourth portion is vas deferens. Fourth portion is the vas deferens. वास डेफरेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्म डक्ट, राइट। और इसको हम, मैंने अभी एक बताया था, और इसको हम बोलते हैं डक्ट्यूली, यस, डक्ट्यूली डेफरेंस और डक्टस डेफरेंस। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करने वाले वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस बेटा कहाँ से अराइज हुई थी, देख लो तुम खुद, ये देखो, वास डेफरेंस अराइज हुई थी फ्रॉम द कॉडा एपिडिडमिस। तो वो स्क्रोटल सैक को लीव करके कहाँ पे एंटर कर जाती है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में। वास डेफरेंस फिर क्या बनाती है बेटा, ऊपर जाके लूप बनाती है, किसके ऊपर, ब्लैडर के ऊपर। ये देखो, ये वास डेफरेंस है, वास डेफरेंस स्क्रॉटल सैक को लीव कर चुकी, लीव करने के बाद इट फॉर्म्स ए लूप, किसके ऊपर लूप बना रही है, ये ब्लैडर के ऊपर। इट फॉर्म्स ए लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, राइट। और यहाँ पे आकर ये लूप बनाकर फिर ये ज्वाइन करती है, देखो किसके साथ ज्वाइन कर रही है, इट जॉइंस विद द डक्ट। किसकी डक्ट के साथ ज्वाइन करती है बेटा, इट जॉइंस विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, राइट। यहाँ पे देखो, ये जो रीजन है इसका एम्प्यूलर रीजन होगा, यहाँ पे आके ये डक्ट के साथ ज्वाइन करेगी, किसकी डक्ट के साथ, ये ज्वाइन करेगी विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई हमारे पास, दिस वन, ये ग्लैंड है, दैट इज सेमिनल वेसिकल। तो इसकी डक्ट के साथ ये ज्वाइन कर जाती है और फिर क्या बनाती है, एक स्पेशल डक्ट, यानी कि सेमिनल वेसिकल की डक्ट और स्पर्म डक्ट मतलब वास डेफरेंस दोनों कंबाइन करके 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक न्यू डक्ट बनाते हैं, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन डक्ट। Ejaculatory duct is a common duct that is formed by the union of vas deferens and the duct of seminal vesicle. मेन काम क्या है वास डेफरेंस का, वास डेफरेंस का मेन काम है स्पर्म्स को कैरी करना, सो इट हेल्प्स इन कैरिंग द स्पर्म्स। और जो लेंथ होती है वास डेफरेंस की, दैट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर, राइट। सो वास डेफरेंस इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट because it carries the sperms. Clear? तो ये देखो, इसके बाद ये जो वास डेफरेंस है ये फाइनली लूप बना देगी ऊपर, किसके ऊपर लूप बनाएगी,
ब्लैडर के ऊपर लूप बनाएगी, राइट। नाउ द फिफ्थ पोर्शन इज द इजैकुलेटरी डक्ट। फिफ्थ पार्ट इज द इजैकुलेटरी डक्ट। अभी मैंने बताया था इजैकुलेटरी डक्ट क्या थी बेटा। इजैकुलेटरी डक्ट इज जस्ट 2 सेंटीमीटर डक्ट, लॉन्ग डक्ट, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द डक्ट ऑफ, किस किस की डक्ट से बनी थी, विद द यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस किसकी डक्ट थी, डक्ट ऑफ वास डेफरेंस, राइट। और जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है बेटा वो पास करती है, इजैकुलेटरी डक्ट इट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा हम पढ़ेंगे अभी, आगे आएगा एक्सेसरी ग्लैंड्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड से पास करेगी और फाइनली ये ज्वाइन कर जाएगी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को। बेटा यूरेथ्रा अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेल में 3 तरह का यूरेथ्रा होता है, एक होता है प्रोस्टैटिक, एक होता है मेम्ब्रेनस और एक होता है पिनाइल यूरेथ्रा। ये ज्वाइन कर जाएगी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को। तो सोचो स्पर्म्स भी और यूरिन भी एक ही कॉमन पैसेज से आने हैं, दैट इज़ यूरेथ्रा से, राइट। तो ये हम बोलेंगे इट फॉर्म्स अ सिंगल ओपनिंग। So ejaculatory duct when passes through the prostate gland and then it joins the prostatic urethra where it forms a common passage, and that common passage is known as urinogenital duct, और उसको हम बोलते हैं colliculus seminalis, seminalis, I है only, right? So the duct, ejaculatory duct, it carries sperm and also secretion of seminal vesicle, क्योंकि ये seminal vesicle की duct की joining से भी बनी है, तो दोनों की secretion ये कैरी करेगी। क्लियर बेटा। यूरेथ्रा वाला पोर्शन यूरेथ्रा का, और इसके अलावा पेनिस और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।